एक शायर ने कहा है कि खुद ही खुद का सहारा बन, तारों की भीड़ में ध्रुव तारा बन। खुद ही खुद का सहारा बन, तारों की भीड़ में ध्रुव तारा बन, और देखती रह जाएं जमाने की नजरें, तू कुछ ऐसा नजारा बन, तू कुछ ऐसा नजारा बन। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास। आज का हमारा मेन टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा होनी है, तो हिंदी वर्णमाला से उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम हिंदी वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में दो पार्ट मुख्य होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वाला जो पार्ट है उस पर हम विधिवत चर्चा कर चुके हैं। इससे पीछे का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इससे पीछे की जो क्लास है उसमें स्वर से संबंधित सभी चर्चाएं हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजन वाले पार्ट पर। लास्ट में अभ्यास प्रश्न करेंगे। जैसे प्रश्न जिस प्रकार से आते हैं परीक्षा में, वैसे प्रश्न कोशिश करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, हल करेंगे। पहले होता है कवर्ग। कवर्ग का मतलब है का, खा, गा, घा, इया, अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा, ये कवर्ग हो गया। फिर होता है चवर्ग। चवर्ग जो होता है वो चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद में टवर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर उसके बाद में तवर्ग, ता, था, दा, धा, ना। फिर उसके बाद में पवर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं और कुल मिलाकर इनमें वर्ण होते हैं 25 व्यंजन होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत, ओष्ठ। इसका क्या मतलब है? इससे प्रश्न आते हैं। कवर्ग जो है का, खा, गा, घा, अंगा, इसका उच्चारण होता है कंठ से। किससे होता है? कंठ से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कंठ वर्ण। ये जो वर्ण होते हैं व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ से संबंधित हैं, इसलिए कंठ। अगर पूछा जाए का उच्चारण स्थान, तब आप कहेंगे कंठ। का किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ्य। समझ गए? कंठ से बना है शब्द कंठ। फिर चवर्ग। चवर्ग जो है चा, छा, जा, झइया, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है? तालु होता है इसका उच्चारण स्थान, तालु। इसलिए ये तालव्य व्यंजन कहे जाते हैं। समझ गए? फिर टवर्ग का उच्चारण स्थान होता है, टवर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा क्या है? जो ऊपर वाले दांत हैं उनके पीछे का स्थान जो है ऊपर तालु, उसे मूर्धा कहते हैं। समझ गए? जो हम टवर्ग का उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा ऊपर टकराएगी, ट, ठा, डा, ढा, अणा उच्चारण करके देखिएगा। इसलिए ये मूर्धन्य वर्ण कहे जाते या मूर्धन्य व्यंजन कहे जाते हैं। समझ गए? इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। फिर तवर्ग जो है इनका उच्चारण स्थान होता है दांत, दंत। इसी से बना है शब्द दंत्य। समझ गए? इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। फिर पवर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, अर्थात होंठ। इनका उच्चारण स्थान होंठ होता है, इसलिए इनको कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। अब सबसे बड़ी समस्या ये हमारे विद्यार्थियों के पास है, इन वर्गों के ये 25 जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं, इनका प्रत्येक का उच्चारण स्थान याद कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं, ट्रिक। उस ट्रिक से आप बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिक क्या है।
यहाँ पर लिखा हुआ है कंता मूंद ओष्ठ कूचू टूतुपू। ये जो यहाँ पर लिखा है कू का मतलब होता है, ये संस्कृत का है। कू का मतलब होता है पूरा का वर्ग। अगर का में उ की मात्रा लग गई, ये कू हो गया। ये शॉर्टकट संकेत है। कू का तात्पर्य है पूरा का वर्ग। कवर्ग का मतलब का खा गा घा अंगा हो गया। कू कहने से इतना काम हो गया। और ये चू तो चवर्ग, टू टवर्ग, तू तवर्ग, और पू से हो गया पवर्ग। समझ गए? ये 5 वर्ग हैं, देखिएगा। ये कवर्ग, ये चवर्ग, ये टवर्ग, और ये तवर्ग, और ये पवर्ग। 5 वर्ग होते हैं। फिर यहाँ पर ये लिखा है कंता मूंद। ये पहला कंग लिखा है, कंग, इसका मतलब है कंठ। इसका क्या मतलब है? कंठ। फिर ता का मतलब है तालु। ये मुंह लिखा है, इसका मतलब मूर्धा। ये दा लिखा है, इसका मतलब दंत। शॉर्टकट ट्रिक है, थोड़ा ध्यान करेंगे याद कर लेंगे, हमेशा के लिए पक्का। कंग इसका, और फिर इधर आगे देखिएगा, ये ओष्ठ लिखा है और फिर लिखा है कू, मतलब क वर्ग जो है ये यहाँ पर प्रथम में लिखा है क, कू लिखा है, कू का मतलब क वर्ग, और इसके प्रथम में लिखा है कंग, अर्थात इस क वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। समझ गए? फिर ये च वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। है सरल? फिर उसके बाद में ट वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। फिर त वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान हो गया दंत। और फिर प वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। कोई कठिनाई नहीं। ये एक पंक्ति आपको याद करनी पड़ेगी, कंतामूद ओष्ठ कुचुटू तुपू, बस ये याद करना है। ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझा होगा। इसको कई बार आप पढ़ेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। हिंदी है तो थोड़ा ढंग से याद कर लें, एक बार याद हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर देखिएगा, अब यहाँ पर व्यंजन वाला जो पार्ट है उसमें अन्य कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, संभावित या जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए आज तक। यहाँ पर लिखा हुआ है नासिक के। देखिए ये जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनका जो अंतिम अक्षर होता है, इनका जो अंतिम व्यंजन होता है वो होता है नासिक के। नासिक का मतलब है नाक से उसका उच्चारण होता है, नासिका से, इसलिए उसे कहा जाता है नासिक। ये प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन नासिक है या कौन सा वर्ण नासिक नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो देखिए अंगा लिखा है, अर्थात एक क वर्ग का है, काखा गा घा अंगा। ये चाछा जा झैया, ये टाठा डा अणा, ये ताथा दाधा ना, और पाफा बाभा मा, ये नासिक हैं, इनका उच्चारण नाक से होता है। समझ गए? क्लियर? फिर अंतस्थ लिखा हुआ है, या रा ला वा, या रा लावा जो हैं इनको कहा जाता है अंतस्थ। समझ गए? मुख के अंदर से गहराई से इनका अंदर ही उच्चारण होता है, बहुत ज़्यादा वायु बाहर नहीं निकालनी होती है। या रा ला वा, तो इनको कहते हैं अंतस्थ, ये याद करने पड़ेंगे। और शा शा सा हा, ये जो 4 हैं इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये लिखा हुआ है ऊष्म, ऊष्म, अंतस्थ और नासिक, ये 3 कैटेगरी आपको याद करनी पड़ेंगी, इनसे प्रश्न आएंगे। और जो ऊपर 5 वर्ग बताए गए हैं उनके उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आएंगे। समझ गए? उसके लिए ये ट्रिक है, आप लोग याद कर लें, या वैसे याद कर सकें तो वैसे याद कर लें। समझ गए? तो ये समस्या सॉल्व हो गई। नासिक कौन है, अंतस्थ कौन है, ऊष्म कौन है ना। हम स्वर वाले पार्ट की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, वो पिछले क्लास में कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, संयुक्त वर्ण, इनसे भी प्रश्न आते हैं। संयुक्त वर्ण, इससे क्वेश्चन आएंगे। संयुक्त वर्ण का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो एक से ज़्यादा
अक्षर मिला करके बने हैं, है ना, वो संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। उनमें क्या है संयुक्त? 4 वर्ण संयुक्त होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। ये 4 होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में। अब ये आपको याद करना है, ये जो क्ष है, जैसे कक्षा लिखा जाता है या क्षत्रिय लिखा जाता है, ये किन किन वर्णों के मेल से बना है? तो इसमें होता है आधा का, ये लिखा है यहाँ पर आधा का ये, और फिर इसमें जोड़ा जाता है मूर्धन्य शा। ये क्या है? मूर्धन्य शा। इसका भी उच्चारण मूर्धा से होता है, समझ गए? वो जो वर्ग पीछे बताए थे उच्चारण स्थान, उनमें आप इसको जोड़ सकते हैं उसमें, या अलग से इनको याद रखें। इसका ये 3 सा होते हैं, तीनों सा का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, अभी हम बताएंगे आपको। तो का और आधा का रहेगा, का के नीचे ये हल लगेगा, और ये मूर्धन्य शा रहेगा, तो इनसे बनेगा क्ष, ये जो लिखा हुआ है, समझ गए? ये प्रश्न आता है। एक कैटेगरी और यहाँ पर आपको ध्यान करनी है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है आधा का धन, ये जो शा मूर्धन, इसमें भी हल रहेगा नीचे, और फिर इसमें जोड़ा जाएगा आ। अब भी एक ही बात है, आधा का हो गया, आधा शा हो गया, और ये आ, यह जब आ इस शा में मिलेगा तो ये शा पूरे रूप में आ जाएगा। यही स्थिति आ जाएगी जो हमने ऊपर लिखी थी पहले, है ना। तो इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे हम इस तरीके से लिखें और चाहे इस तरीके से लिखें, बात एक ही है। ये चारों में ये नियम लागू होता है। ये देखिए त्रा है, यहाँ पर त्रा कैसे बना है? ता रहेगा आधा और फिर धन इसमें रा हो जाएगा, तो हो जाएगा त्रा। और चाहे यहाँ पर हम रा को भी आधा कर दें और फिर इसमें आगे आ लगा दें, बात एक ही है, भ्रमित नहीं होना है। दोनों तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, आपका विकल्प दोनों तरीके से आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये बात बताई आपको। फिर आगे क्या है? ज्ञा। ये जो ज्ञा लिखा हुआ है, ये किन किन अक्षरों के मेल से बना है? जा रहेगा आधा, और चा छा जा झा या जो होता है ये नासिक ये रहेगा, है ना। इसमें भी ये सूत्र लागू हो सकता है, इसको भी आधा कर दें तो यहाँ फिर आ जोड़ना पड़ेगा, छोटा आ जिसे कहते हैं, समझ गए। तो ज्या और या मिल करके बना है ज्ञा। इसीलिए आपने कभी कभी सुना होगा, कुछ लोग इसको कह देते हैं ज्ञा और कुछ लोग कहते हैं ज्या, यज्ञ, है ना। यज्ञ यज्ञ शुद्ध उच्चारण है, यज्ञ। फिर देखिएगा श्रा, ये किन अक्षरों के मेल से बना है? तालब्य शा ये आधा और रा को आधा करें तो फिर आ लगाएं आगे, समझ गए। तो इनसे ये 4 संयुक्त अक्षर हैं, इनको भी याद करना पड़ेगा, किन किन अक्षरों के मेल से मिले हैं, बने हैं, समझ गए। इनसे प्रश्न आते हैं। अब शा की हमने जो बात की थी, देखिए एक ये शा है, एक ये शा है और एक ये शा है। यह जो शा है इसको शरीफा वाला या शलजम वाला कहते हैं, ये होता है तालब्य शा। इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है? तालु। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है। फिर ये जो षटकोण वाला शा होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। इसको कहते हैं मूर्धन्य शा। इसके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा ऊपर तालु से टच होगा, मूर्धा से, शा, समझ गए। और दोनों में मुख से सीटी की आवाज आनी चाहिए। फिर यह जो सा है, यह सा सरौता वाला सा हम कह लेते हैं, इसको कहते हैं दंत सा। इसका उच्चारण भद्दा किया जाता, मतलब इसमें सीटी नहीं बजनी चाहिए। और ये इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। इसके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग दांतों से टकराना चाहिए, समझ गए। इसलिए ये दंत है, और इसमें मूर्धा से टकराना चाहिए, ये मूर्धन्य है। और इसमें तालु से टकराना चाहिए, इसलिए ये तालब्य शा है, समझ गए। ये 3 प्रकार के शा हैं, इनसे भी प्रश्न आता है, और ये संयुक्ताक्षर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब कहाँ से प्रश्न आते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन पूछा जाता है। कौन से होते हैं? देखिएगा, आप लोग टाठा डा, ये डा पढ़ते हैं, और टाठा डा ढा, ये 2,
इनमें अगर नीचे बिंदु लगा दिया जाए तो ये डा के बजाय हो जाएगा ड़ा, और इसमें लगा दिया जाए तो ये ढा के बजाय हो जाएगा ढ़ा। जैसे कढ़ाई या कड़ा जब लिखेंगे तो इसका प्रयोग होगा। इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। दो गुण हैं इनमें, जरा सा पॉइंट लग गया, इनका उच्चारण स्थान मतलब इनका अर्थ बदल गया, इनका उच्चारण बदल गया। समझ गए? उत्क्षिप्त मतलब फेंका हुआ। जीभ जो है, अंदर जिह्वा जो है, इनके उच्चारण में तालु से टकराती है फिर नीचे गिरती है ना, उछलती है, तो इसलिए उत्क्षिप्त हैं ये, और द्विगुण हैं ये। समझ गए? ये दो ऐसे वर्ण हैं, इनको भी ध्यान रखना है, ड़ा और ढ़ा। फिर अब प्रश्न आते हैं आगत व्यंजन से। आगत वर्ण कौन है? जिनमें एक स्वर भी है। ये जो इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे ऊपर, ये ऐसे। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे आपको लिखना है कॉलेज, देखिए इसमें ऊपर ऐसे बनाया जाता है, ये है कॉलेज। कॉलेज, ये को भी नहीं कहा जाएगा और का भी नहीं कहा जाएगा, ओ और आ के बीच का उच्चारण होगा कॉलेज। ये आगत स्वर है, ये आगत व्यंजन है, का, खा, गा, फा, जा। समझ गए? इनका प्रयोग कैसे? जैसे जा है, देखिए एक शब्द है जरा, देखिए, और एक शब्द है जरा। ये है जरा और ये है जरा। इसका उच्चारण करेंगे थोड़ा कंठ से। ये नीचे फारसी भाषा का शब्द है। जरा का मतलब होता है थोड़ा, इस जरा का मतलब है थोड़ा। यहाँ पर आगत वर्ण है। ये आगत का मतलब आया हुआ विदेशी भाषा से, और ये जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ये शुद्ध हिंदी का है तत्सम। जरा का अर्थ है बुढ़ापा और जरा का अर्थ है थोड़ा। समझ गए? ऐसे ही एक शब्द है बाग। बाग हिंदी है, उसका अर्थ है लगाम, घोड़े की जो लगाम होती है। और दूसरा एक शब्द है बाग, वो फारसी का, उसका अर्थ होता है बगीचा। ये आगत है। तो ये आगत हैं कौन कौन से? ये एक स्वर हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ये हैं, 5 ये आए हुए हैं। और ये जो है आ, ये है रोमन से आया हुआ है, अंग्रेजी भाषा से। ये ध्यान रखना आपको। इनसे भी प्रश्न आते हैं, कौन सा वर्ण आगत है, किस विकल्प में आगत वर्ण है, निम्नलिखित में कौन सा आगत है, ऐसा प्रश्न आता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए रा, ये जो लिखा हुआ है रा, रा को कहते हैं प्रकंपी या प्रकंपित या फिर लुंठित या वर्त्स्य। वर्त्स्य ऊपर वाले दांतों के ठीक पीछे का हिस्सा जो होता है उसे वर्त्स कहा जाता है, उससे संबंधित वर्त्स्य हो गए। तो इसका नाम है रा का प्रकंपी भी पूछ सकते हैं। प्रकंपी व्यंजन कौन है, लुंठित कौन है, वर्त्स्य कौन है ना। प्रकंपी का मतलब इसमें जिह्वा, इसके उच्चारण में, रा के उच्चारण में जिह्वा में कंपन बहुत होता है। लुंठित का मतलब भी है ये जैसे ऊपर जो है वो जीभ लुढ़कती जैसी रहती है। समझ गए? वर्त्स का मतलब है वर्त्स में छूती है ऊपर को। तो ये इसके 3 नाम हैं, याद रखना है। ला का एक नाम है पार्श्विक व्यंजन। ला किस कैटेगरी में आता है? पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता, पार्श्व का अर्थ होता है इधर उधर, साइड से, बगल से। इसके उच्चारण में जिह्वा का अगला हिस्सा ऊपर तालु से छूता है और हवा जो है वो इधर उधर बगल से जीभ के साइड से निकलती है ला के उच्चारण में, इसलिए इसको कहा जाता है पार्श्विक। समझ गए? ला है पार्श्विक, रा है प्रकंपी या लुंठित, और या और वा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न आ चुके हैं परीक्षाओं में। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। वैसे तो ये व्यंजन है या और वा, लेकिन इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। इनका उच्चारण जो है लगभग स्वर जैसा होता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो ये 3 बातें यहाँ पर याद रखनी है। रा क्या है? प्रकंपी या लुंठित। ला क्या है? पार्श्विक। और या और वा ये क्या हैं? अर्ध स्वर। समझ गए? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, एक यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बता दें, ये जो हा होता है हा, अब एक एक वर्ण की बात हुई है, ये जो हा होता है यहाँ पर हम लिख रहे हैं हा, हा, इसको काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। काकल्य कौन सा है? हा। काकल्य का मतलब होता है कंठ से उच्चारण हो। हा का उच्चारण शुद्ध रूप से कंठ से होता है, इसलिए इसको काकल्य वर्ण या काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए नोटबुक पर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो अघोष और सघोष वाली समस्या है, इनसे बहुत विद्यार्थियों को घबराहट होती है, लेकिन आपको हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। अघोष और सघोष पहले होते क्या हैं ये समझ लीजिए। अघोष का मतलब है वे ऐसे वर्ण है ना जिनके उच्चारण में वायु कम गूंजे, है ना, गुंजन कम हो, और सघोष में ज़्यादा गुंजन हो, वो सघोष होते हैं। अब यहाँ पर हम याद कैसे रखेंगे कौन से अघोष हैं कौन से सघोष हैं? बहुत सरल एक ट्रिक है ये लिखी हुई, इससे बेहतर कोई ट्रिक है ही नहीं। आप कोई भी क्लास देख लें, बुक्स देख लें कोई, ये सबसे सरल ट्रिक है, इसे आप याद कर लें। क्या ट्रिक है? अघोष 12 सा सा सा, अघोष 12 सा सा सा। अब इससे समस्या कैसे सॉल्व होगी, समझिए यहाँ पर ध्यान से। अघोष 12, 12 का मतलब हुआ, देखिए जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और फिर प वर्ग, 1 2 3 4 5 वर्ग हो गए, 25 वर्ण वाले, ये समझ गए। इनमें ये जो 12 लिखा है, 12 का मतलब है किसी भी वर्ग का पहला। 12 को 12 मत पढ़िए, 1 और 2 समझिए। ये लिखा है 1 और ये लिखा है 2, तो का और खा फिर गा ऐसे आएंगे आगे 5 वर्ण। तो पहला हो गया का और दूसरा हो गया खा। ये कह रहा है पहला और दूसरा। चा और छा, यहाँ पर छा आएगा वो दूसरा होगा। टा और ठा, ठा दूसरा होगा और टा पहला। ता और था, ता पहला और था दूसरा। पा पहला और फा दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये 12 का मतलब हुआ। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, बिल्कुल क्लियर। अघोष 12 शा शा शा। अब ये शा 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 क्यों लिखे हुए हैं? ये भी अघोष होते हैं, है ना, समझ गए। अघोष 12 सा सा सा, इसका मतलब ये है कि ये जो शा लिखे हुए हैं, चाहे यह शा हो, चाहे यह शा हो मूर्धन्य, और चाहे ये दंत सा हो, ये भी तीनों होते हैं अघोष। साथ में पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला दूसरा, 5 वर्गों का पहला दूसरा वर्ण होता है अघोष। अब जब अघोष हमने याद कर लिए तो घोष या सघोष याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस ऐसे मान के चलिए, केवल अघोष याद करिए, उसके बाद में जो कुछ बचा है वो सब होता है सघोष। सघोष भी आ सकता है और केवल घोष लिखा होगा। क्या लिखा होगा? घोष, केवल शब्द लिखा होगा घोष। घोष का मतलब है सघोष, समझ गए। चाहे घोष हो पूछा जाए और चाहे सघोष पूछा जाए, एक ही बात है, लेकिन अघोष दूसरी बात हो गई। तो हम यहाँ पर आपको अघोष की ट्रिक बता रहे हैं। अघोष 12 शा शा शा, इसका मतलब पहला दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और साथ में शा शा शा, ये होते हैं अघोष। शेष जो भी बचा है और साथ में जो स्वर होते हैं, ये सब होते हैं सघोष। देखिए नीचे लिखा है शेष सभी और प्लस स्वर सघोष। आपको केवल याद करना है अघोष वाली ट्रिक, बस, और कुछ नहीं याद करना। ये घोष और अघोष की पूरी समस्या यहीं पर ख़त्म, समझ गए। आगे बढ़ें। देखिए, ठीक ऐसे ही अघोष और सघोष की तरह अल्प प्राण और महाप्राण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? देखिए, जिसमें वायु कम निकलती है
जिनके उच्चारण में उनको अल्प प्राण और जिनमें ज़्यादा निकलती है उनको महाप्राण। इनको कैसे याद करेंगे? बहुत सीधी सरल ट्रिक है। ये लिखा है अल्प प्राण 135 यारा लावा। समझ गए? बस वही तरीका है। प्रत्येक वर्ग का ये 135 जो लिखे हैं इनको आप 1, 3 और 5 पढ़िएगा। 1, 3, 5। एक का मतलब पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, और फिर तीसरा। तीसरा कौन होगा? का, खा, गा। और फिर पांचवा कौन होगा? अंगा। ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, साथ में या, रा, ला, वा, ये सब होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। शेष जो भी बचा है वो सब होता है महाप्राण। बस अब महाप्राण याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीमित याद करिए लेकिन पक्का याद करिए। अल्प प्राण याद कर लिए, जो भी बचा वो महाप्राण हो गया। स्वर में अल्प प्राण और महाप्राण नहीं होता है, उनमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। घोष और जो अघोष हैं उनमें स्वर आते हैं, स्वर सभी होते हैं सघोष, और बाकी अघोष के लिए तो हम ट्रिक पीछे बता चुके हैं आपको। अल्प प्राण की यह ट्रिक है। अल्प प्राण 135 यारा लावा। अल्प प्राण 135 यारा लावा। बस 135 का मतलब आप जानते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा, साथ में या, रा, लावा, ये होते हैं अल्प प्राण। इसके बाद में जो भी बचा है वर्णमाला में वो सब है महाप्राण, स्वर छोड़कर। स्वर से नहीं यहाँ पर मतलब है। समझ गए? इसे आप याद कर लें। अब हम सीधे चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। जो प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में, उन पर चलते हैं। कैसे प्रश्न आने की संभावना है देखिएगा। अभ्यास प्रश्न कैसे होंगे? पहला प्रश्न दिया हुआ है, शा का उच्चारण स्थान बताइए। शा का उच्चारण स्थान बताइए। क्या होगा? दंत होगा, ताल होगा, मूर्धा होगा, कंठ होगा। हमने अभी पीछे बताया था कि जहाँ पर वो वर्गों का उच्चारण स्थान कुचु टू तुपु करके बताया था आपको, वो ट्रिक आप देखेंगे। उसमें साथ में हमने कहा था कि ये जो शा होता है, ये शा ये होता है ताल से उच्चारण, इसका तालव्य शा इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालव्य शा, जिसे हम सब अपनी सरलता के लिए शलजम वाला सा या शरीफा वाला शा कह लेते हैं। इसका सही नाम है तालव्य शा, अर्थात तालु से उच्चरित होता है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, तालु। समझ गए? ये तालव्य शा है। बाकी यह शा जो होता है ये मूर्धन्य होता है, मूर्धा, और यह शा जो होता है दंत होता है, दांत होता है उच्चारण स्थान। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है चा और छा का उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है चा और छा का उच्चारण स्थान? सूत्र है, उसी से आप याद कर लेंगे उसको, जब बहुत सरल हो जाएगा ये प्रश्न। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा तालु से। ये जो च वर्ग पूरा होता है, चा, छा, जा, झा, यहाँ, ये इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। ये तालव्य होते हैं सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में दंत ध्वनि है। कौन सी ध्वनि दंत है? अर्थात दंत वर्ण कौन है जिसका उच्चारण स्थान दांत हो? है ना? कौन है? खा, चा, ला, धा। कौन सा है? देखिए, जो यहाँ पर ये खा लिखा हुआ है ये तो क वर्ग का है, का, खा, गा, गा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। और ये चा, छा, जा, झा, यहाँ, इसका उच्चारण स्थान है तालु, है ना? और जो ये या, रा, ला, वा है, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ। ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। ये पूछा जाएगा अंतस्थ कौन है? या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। और धा जो है ये ता, था, दा, धा, ना, ये ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। क्या होता है? दंत। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। धा बिल्कुल सही है। त वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है। अभी हमने पीछे पढ़ा था अघोष और सघोष, क्या सूत्र बताया था, सूत्र क्या था, अघोष 12 सा, ये तो था। अघोष 12 सा, अल्प प्राण 135 यारा लावा। दो ट्रिक हैं, बहुत सरल। अघोष 12, ये 12 का मतलब पहला और दूसरा है ना, अघोष 12 और सा, तीनों सा। अब इसमें देखिए पहला दूसरा कोई है, इधर से हम चलते, ये लिखा हुआ है जा, चौथे पर लिखा है जा, चा छा, दोनों निकल गए, ये चवर्ग का है, जा तीसरा है, इसका मतलब ये कट गया, ये है ही नहीं अघोष। फिर का खा गा घा, ये का खा पहले दूसरे में नहीं आया, ये भी कट गया ऑप्शन। फिर ये का खा गा, ये तीसरे नंबर पर गा, ये भी कट गया, समझ गए। अब ये देखो का खा का, ये पहले नंबर पर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ये का जो है व्यंजन, ये है अघोष, समझ गए, का क्या है, अघोष। और अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, घोष वर्ण बताइए। घोष, घोष का मतलब सघोष, चाहे सघोष कहिए चाहे खाली घोष कहिए, एक ही बात। फिर देखिए कौन सा होगा इसमें, घोष क्या हमने बताया था, अघोष 12 सा, अघोष 12 सा। अब 12 1 और 2 जो फंसे वो तो हो जाएंगे अघोष, और जो ना फंसे वो सब हो जाएंगे घोष। घोष पूछ रहा तो हम अघोष वाली ट्रिक लगाएंगे, अघोष 12 क्या होगा, देखिए चा छा, चा और छा नहीं है, ये जा है, चा छा नहीं है, जा है, चा वाली लाइन का है, चवर्ग का, लेकिन चा और छा नहीं, जा है, इसका मतलब ये अघोष नहीं है, तो फिर घोष है, और घोष ही पूछा जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगले विकल्पों पर चर्चा करते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा हुआ है का खा, अर्थात 1 नंबर पर है ये, तो ये हो गया अघोष। फिर ये चा, ये भी अघोष, ये टा, ये भी अघोष, केवल जा जो है ये अघोष नहीं घोष है। यही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। नहीं है पर बहुत ध्यान देना है, नहीं है का मतलब अल्प प्राण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अल्प प्राण, अल्प प्राण ढूंढना है। अल्प प्राण का सूत्र हमें पता है, अल्प प्राण 135 यारा लावा, अल्प प्राण 135 यारा लावा है ना। 135 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें देखिए है कोई पहला का खा, ये तो पहला नहीं है तो कट गया। फिर कौन है ये का खा गा घा, ये चौथे नंबर पर आता है, अर्थात 1 3 5 से नहीं है तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर 2। फिर ये चा छा जा, ये तीसरे नंबर पर आ गया, चा छा जा तीसरा स्थान है, और तीसरा स्थान हमारे में दिया है 135 में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये देखिए चा छा जा झा चौथे नंबर पर है, ये भी चला गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। जा जो है वो महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा व्यंजन संयुक्त नहीं है। संयुक्त नहीं है, देखिए येक्षा हमने बताया था, येक्षा जो है संयुक्त होता है, और किससे बनता है, का और मूर्धन्य शा से, है ना। ये ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा है ये शा, मूर्धन्य शा, यही संयुक्त नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये अपने में स्वतंत्र है ना, अपना खुद का इसका रूप है, संयुक्त नहीं है। ये त्रा जो है ये संयुक्त है, कैसे बनेगा, ता आधा और रा पूरा। श्रा कैसे बनेगा, तालव्य शा आधा और रा पूरा, समझ गए। और चाहे रा पूरा न करें, इसमें भी हलंत लगाएं तो हम इसमें आ फिर जोड़ें, बात एक ही है।
तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, ये संयुक्त नहीं है, बाकी सभी संयुक्त व्यंजन हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, महाप्राण वाला विकल्प बताइए। महाप्राण अर्थात जो अल्प प्राण न हो वही महाप्राण होगा। तो हम देखते हैं इसमें अल्प प्राण कौन सा नहीं है। अल्प प्राण 135 यार अलावा, यही सूत्र है। अल्प प्राण 135, 135 का मतलब है का, ये तो पहला फंस गया ये, इसका मतलब ये अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है, और पूछ रहा है महाप्राण, तो ये कट गया। फिर का खा गा तीसरे स्थान पर, ये भी अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है, ये कट गया। फिर का खा गा घा अंगा 5वें स्थान का है, ये भी अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। फिर ये टा ठा, ये दूसरा है, इसका स्थान दूसरा है, देखिए टा उसके बाद में ठा, और इसमें कहीं दूसरा नहीं दिया हुआ है हमारी ट्रिक में, इसका मतलब ये अल्प प्राण नहीं है, ये महाप्राण है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले क्वेश्चन की ओर, काकल्य वर्ण कौन सा है? अभी हमने पीछे बताया था जो हा होता है उसे काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। काकल्य का मतलब है कंठ से। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वर्णों के कितने भेद हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। वर्णों के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 10, 2, 7, 8। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्णों के भेद होते हैं 2। यहाँ वर्णों के भेद का मतलब है पूछने वाले का स्वर और व्यंजन, ये 2 पार्ट होते हैं वर्णमाला के। वर्ण कितने? 2 प्रकार के होते हैं। स्वर का पार्ट अलग है, अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ, ये स्वर हो गए 11। और व्यंजन फिर होते हैं 33। कितने होते हैं? 33 और इनको जोड़ लीजिएगा, उसके बाद में उत्क्षिप्त व्यंजन है ना, और फिर जो होते हैं संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, ये सब मिलाएंगे तब हो जाएंगे 52 वर्ण। कितने हो जाएंगे? 52 होते हैं हमारी वर्णमाला में। बस आज का ये अंतिम प्रश्न था इस श्रृंखला का। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद।